हुमा हमारे साथ मौजूद हैं जी। उसामा रुमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका अशर और हिफ्जा। मैं आज सोच ज़्यादा रहा हूँ कि सवाल हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे फेवरेट मजहर साहब आज हमारे साथ होंगे और एमक्यूएम के बारे में खास तौर पर बात होगी। और वोटिंग का आगाज हो चुका है, टाइम का वक्त का आगाज हो गया है मेयर के लिए कराची के। इस बारे में हमने तफसील से बात करनी है, लेकिन और भी बातें होंगी, सिर्फ पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी। हमारे शो पे आज सजाद अली की 50वीं सालगिरह है, वो हम मनाएंगे साथ मिल के। उनके गाने हैं और क्यूबी कुरतुल ऐन बलोच जो हमारी एक और बहुत ही अच्छी सिंगर है, उनका डेब्यू हुआ है बॉलीवुड में एक गाने के साथ, और वो भी हम आपको सुनाएंगे। उसकी रिलीज होगी है। और एक बात जो सामान में इसके बारे में बात कर रहे थे, बुर्कीनी बैन की हम बात करेंगे। पहले बुर्का बैन किया यूरोप में, अब बुर्कीनी भी बैन हो गई है, तो ये क्यों हो रहा है, इस पे हम जरूर बात करेंगे। और हर वो खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है वो भी हम लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले जियो पाकिस्तान की टॉप स्टोरीज। 2 दिन के सियासी भौचाल के बाद कराची के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब आज होगा। अपने उम्मीदवारों को मुतवक्के तादाद में वोट डलवाना नई एमक्यूएम के लिए पहला बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज वो नहीं जो परसों तक थी। फैसलों का इख्तियार किसके पास है, पॉलिसी कौन तय करेगा, सिस्टम कौन चलाएगा, अब तक कंफ्यूजन मौजूद है। अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि वसीम अख्तर जो नामजद मेयर हैं एमक्यूएम के, उनको जेल से केएमसी की बिल्डिंग पहुंचा दिया गया है, क्योंकि वक्त शुरू हो चुका है। अब इंतखाबात का मुंतखब होना है आज मेयर और डिप्टी मेयर ने कराची के, और इसीलिए नामजद मेयर एमक्यूएम की जानिब से वसीम अख्तर साहब, वो जेल में थे, उन्हें अब केएमसी की बिल्डिंग में पहुंचा दिया गया है ताकि बाकायदा तौर पर वो भी शरीक हो सके इस अमल में। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब होना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, सबकी नजरें इस वक्त इस इलेक्शन पर लगी हुई हैं, खास तौर पर जो 1-2 दिन से हालात कराची में पैदा हुए हैं, उसके बाद तो अब और ज्यादा अहमियत होगी इन इलेक्शंस की। लेकिन बहुत बड़ा इम्तिहान है नई एमक्यूएम के लिए, जो एक नया चेहरा लाकर सामने कोशिश कर रही है अब निजाम को चलाने की अपने। इस बारे में भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त तजियाकार हैं। लेकिन अब तक की बड़ी खबर एक दफा मैं आपको फिर बता दूं कि मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। 9 बजे यह वक्त शुरू हुआ है, 9 मिनट इसको गुजर चुके हैं, और वसीम अख्तर साहब जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बन जाएंगे मेयर, उनको पहुंचा दिया गया है जेल से केएमसी की बिल्डिंग में, जहां पर ये इंतखाबात हो रहे हैं। और जिस तरह मैं बात कर रहा था कि हमारे बहुत ही फेवरेट तज्जियाकार हमारे साथ हैं मजहर अब्बास साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। और लेकिन इससे पहले कि हम उनसे गुफ्तगू का आगाज करें, बहुत से सवाल करें, जिस खबर पर हमने उनसे बात करनी है, कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात का अमल शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने केएमसी की बिल्डिंग में पोलिंग स्टेशन कायम कर दिया। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और मलीर में बिला मुकाबला मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब हो चुका है। ये एक बड़ी अहम खबर। और वसीम अख्तर साहब का मैंने जिक्र कर दिया कि वो जेल से अब केएमसी की बिल्डिंग भी पहुंच चुके हैं। कराची की सियासत में वैसे ही भौचाल आया हुआ है। ऐसे में मेयर और डिप्टी मेयर के आज होने वाले इंतखाबात ने शहर को मरकज़े निगाह बना दिया है। तमाम तर सियासी गर्मा गर्मी के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत को तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी की। कराची में बज़ाहिर एमक्यूएम की पोजीशन मुस्तहकम नजर आती है। और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की कुल 308 में से 214 नशिस्तें एमक्यूएम के पास हैं। इस लिहाज से इसके नामजद करदा मेयर वसीम अख्तर की जीत यकीनी है, जो केएमसी पहुंच चुके हैं। लेकिन अपने ही कायद से दूरी इख्तियार करने के बाद एमक्यूएम के कितने अरकान नामजद वसीम अख्तर को वोट देने आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। खुद वसीम अख्तर गुज़श्ता 1 माह से जेल की सलाखों के पीछे रहे, जिससे यह सवाल भी पैदा होता है कि अगर वो मुंतखब हो भी गए तो ओहदा कैसे संभालेंगे, जेल में रहते हुए मेयर की जिम्मेदारियां कैसे निभाएंगे। मुस्तकबिल करीब में इनकी रिहाई के कोई इम्कानात नजर नहीं आते, और अगर वो जमानत पर रिहा हो भी गए तो भी इन पर इतनी तादाद में संगीन मुकदमात हैं कि हर केस में जमानत लेना मुश्किल होगा। सिर्फ 12 मई 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के कराची में दाखिले से रोकने से मुतालिक इन पर 7 मुकदमात चल रहे हैं, क्योंकि उस वक्त सिंध की वजारत दाखिला इनके मातहत थी। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास के अलावा सिंध के दीगर अजला में तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजबूत है, मगर सारी नजरें कराची पर हैं, जहां आज इंतखाब यकीनी होने के बावजूद भी हालात गैर यकीनी हैं।
तो ये एक अजीब सी सूरत हाल है और इसके बारे में हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ बेहतर तस्वीर सामने ला सकें कि आखिर क्या होने जा रहा है। बिल्कुल, और अभी हम बेहतर तस्वीर आपके सामने ले भी आते हैं क्योंकि हमारे रिपोर्टर जो है वो इस वक्त मौजूद है KMC में, जहां वसीम अख्तर साहब अपना वोट डालने गए हैं। सलमान सादत से बात करेंगे। सलमान, बताएं कि वसीम अख्तर साहब ने अभी अपना वोट डाल दिया है कि नहीं? आज देखिए उमा, मैं इस वक्त कराची के जो मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात हैं ओल्ड KMC बिल्डिंग वहाँ मौजूद हूँ। और अब से कुछ देर कबल पुलिस के सिक्योरिटी में जो वसीम अख्तर हैं MQM की जानिब से नामजद मेयर, उन्हें यहाँ लाया गया है और वो इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, यहाँ वो अंदर दाखिल हो गए हैं और मुमकिन तौर पर कुछ ही देर बाद वो अपना वोट कास्ट कर देंगे यहाँ पर। और आज जो इलेक्शन होने जा रहे हैं मेयर और डिप्टी मेयर के, तो एक गैर यकीनी सी सूरत हाल इसलिए है कि जो चेयरमैन हैं जितनी यूसीज के जो आज यहाँ वोट कास्ट करेंगे, 209 ये यूसी के चेयरमैन हैं और कुल जो तादाद है वोट कास्ट करने वालों की वो 308 है। तो ये 308 लोग जो आज वोट कास्ट करेंगे उसमें जिला ईस्ट है और 2 जो जिले हैं उनके जो चेयरमैन हैं, जब MQM के मरकज 90 को सील किया गया तो वहां पर उनके वोटिंग कार्ड जो हैं वो अंदर रह गए हैं। और अब तक जी सुलेमान, शुक्रिया बहुत बहुत। लेकिन सुलेमान, एक सवाल अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मेरा एक सवाल रह गया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने परेशानी का जिक्र किया है गैर यकीनी सूरत हाल का, वसीम अख्तर साहब के चेहरे को देखकर क्या लग रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी? हाँ जी, देखिए वसीम अख्तर जब यहाँ पहुंचे हैं तो उनसे जब हमने बात करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो एक मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर, लेकिन उन्होंने जवाब देने से गुरेज किया। फिर जब वो यहाँ पहुंचे और MQM के जो चेयरमैन जहाँ पर मौजूद थे उनसे मुशावरत की कि उनके कार्ड जो है वो क्यों नहीं मिल पाए, क्या उन्हें कार्ड दोबारा मिल सकते हैं, तो उस बीच में जो यहाँ पर मौजूद लोग थे उन्होंने पूछा कि आप कमजोर हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, थोड़ा सा कमजोर हो गया हूँ। और जब उनसे पूछा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ देर बाद मैं इस पर बात करना चाहूंगा। और इसके बाद वो वोट डालने के लिए जो है वो अंदर दाखिल हो गए पोलिंग स्टेशन के। तो हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल जो है वो फिलहाल तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करते जाए बेहतर है, लेकिन वसीम अख्तर से अब कुछ ही देर बाद जब मीडिया की बात होगी तो सूरत हाल वाजे हो सकेगी और उनसे जो सवालात के लिए हम उससे पहले हम सूरत हाल वाजे करने की कोशिश करते हैं। मजहर साहब के साथ बात करेंगे। सुलेमान सादत खान, बहुत शुक्रिया आपका, ताज़ा तरीन सूरत हाल में बता रहे थे। मजहर साहब, ये बताएं कि आज का जो दिन है बड़ा अहम कहा जा रहा है। वसीम अख्तर साहब ने भी जो कहा आपने सुन लिया, सुलेमान सादत में बता रहे थे, क्या होगा आज के बाद? लेकिन जितने कमज़ोर वो नज़र आ रहे थे उतनी ही कमज़ोर MQM नज़र आ रही है। मेरा ख्याल है अपने 37 साल की तारीख में MQM अपने बदतरीन बहरान का शिकार है इस वक्त। वाकई इस वक्त मतलब ओवरऑल उनकी पॉलिटिक्स क्या के लोग कहते हैं हमने इससे भी बुरे वक्त देखे हैं। इससे बुरा वक्त MQM ने कभी नहीं देखा। MQM ने ये उस लिहाज से तो आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन हुआ, लोग मारे गए, उनके कारकुन मारे गए, लेकिन पार्टी के अंदरूनी तौर पे इतनी कमज़ोर MQM मैंने कभी भी नहीं देखी कि जहां सुबह मैं बहुत से MQM के रहनुमाओं को फ़ोन कर रहा था, कोई फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। ये अनप्रेसिडेंटेड है। MQM जिस दिन इलेक्शन हो उस दिन MQM के लीडर्स जो है टेलीफोन पिक ना करें। रात को ये सूरत हाल हो कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रात को MQM का एक रहनुमा आके मीडिया पे कोई बात कर रहा होता है, दूसरा रहनुमा आके कोई बात कर रहा होता है। डॉक्टर फारूक सत्तार जो MQM का एक बहुत ही प्रेजेंटेबल फेस है, वो एक बहुत ही गैर यकीनी सूरत हाल से गुजर रहे हैं। कोई रिजाइन कर रहा है, कोई रिजाइन कर रहा है। रेंजर्स के लोग जिस तरीके से कल उनके जहां उनके चेयरमैन और यूसीज घांची हॉल में थे, रेंजर्स के लोग जिस तरीके से घूम रहे थे, वो उनकी वजूहात क्या थी वो अपनी जगह, लेकिन पहली मर्तबा मुझे सियासत जो हो रही है और जिस जो अंदाज था उसमें इस लिहाज से तकलीफ हो रही थी कि फारूक सत्तार पाकिस्तान मजहर साहब ये बात नहीं मुकम्मल करें, अभी हम दिखा रहे हैं बराह रास्त मनाज़िर हैं। वसीम अख्तर साहब को देखकर आपको क्या लग रहा है? इस वक्त परेशान लग रहे हैं, लोगों से बात वहां पर कर रहे हैं? देखिए उनको बेसिकली जो जाहिर है वसीम अख्तर जेल में होंगे, उन्हें जो बाहर इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उस मुस्कुराहट में भी उसका लग रहा है एक परेशानी नजर आ रही है। वो खैर वो उनका एक ये जो वसीम अख्तर हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वसीम अख्तर हैं।
और वो कभी भी बहुत ज़्यादा उनको अपने कह लगाते हुए इस तरह का अंदाज उनका नहीं रहा। वो हमेशा देखिए मजहर साहब, अब पहले तो हमें पता था कि वो ऑब्वियसली मेयर बनने जा रहे हैं, अभी हम कोई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई अपसेट, मतलब ये जो कुछ हुआ है कुछ ऐसा अपसेट हो सकता है कि शायद अगर आप कह रहे हैं लोग फोन नहीं उठा रहे, वोट डालने आएंगे? देखिए वो डिपेंड करता है कि इस वक्त अभी भी एमक्यूएम का लंदन से जो होल्ड है वो अपनी जगह बरकरार है और मजबूत है। अगर एमक्यूएम लंदन ने ये फैसला किया कि जी वसीम अख्तर को मेयर नहीं बनने देना, जो बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल होगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर फर्ज करें तो फिर डॉक्टर फारूक सत्तार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर वसीम अख्तर साहब फारूक सत्तार साहब के साथ हो जाते हैं तो फिर तो हो सकता है ऐसा कि वो कहें कि देखिए ये जितने भी यूसी चेयरमैन और वो हैं, वो बेसिकली जब मुंतखब हुए थे तो वो सब के सब जो है वो एक यूनाइटेड एमक्यूएम थी, माइनस पाक सरजमीन पार्टी के लोगों को हटा दें तो वो एक यूनाइटेड एमक्यूएम थी। इस वक्त एक कंफ्यूजन है, यानी डॉक्टर फारूक सत्तार ने कंप्लीटली अपने आप को अल्ताफ हुसैन से डिटैच नहीं किया। ये परसेप्शन गलत है कि उन्होंने कंप्लीटली डिटैच कर दिया है। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने एक वे आउट लंदन के लिए भी दिया था, एक वे आउट अपने लिए भी दिया था, अपने साथियों के भी लिए दिया था कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन से इस तरह भी निकला जा सकता है। वो गालमन लंदन ने उस तरीके से कबूल नहीं किया जिस तरह लग रहा है, जो वासे जलील की बातों से मुझे नजर आया। तो यही है जो मुस्तफा मजहर साहब, इट इज इन देयर इंटरेस्ट, जो बाकी पार्टी लीडर्स हैं, कि वो दे हैव टू पिक कि या वो फारूक सत्तार के साथ हैं या फिर वो एक्चुअली लंदन। देखिए अगर एमक्यूएम ने वसीम अख्तर को या डिप्टी मेयर अरशद वोरा को मुंतखब नहीं करवाया तो ये एमक्यूएम के लिए बिल्कुल उतनी ही बड़ी गलती होगी जितनी बड़ी गलती उन्होंने माजी में इलेक्शंस के बॉयकॉट के नतीजे में उनको हुआ कि 2 मेयर जो है वो नेमतुल्लाह खान जब मेयर बने तो वो एमक्यूएम के बॉयकॉट के नतीजे में बने, और वो एमक्यूएम की एक बड़ी सियासी गलती थी, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने 85 के इलेक्शन में हिस्सा ना लेके सियासी गलती की थी। मजहर साहब, मैं कदा कलामी की माजरत चाहता हूँ। नसरीन जलील साहिबा हमारे साथ हैं, हम चाह रहे हैं कि उनसे भी बात कर लें, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम की। नसरीन जलील साहिबा, बहुत शुक्रिया। मुश्किल वक्त है, जिस तरह मजहर साहब कह रहे हैं, इतना मुश्किल वक्त एमक्यूएम पर कभी नहीं आया, इतनी कमजोर एमक्यूएम कभी नहीं थी। इंतखाबात के बारे में बताएं, आज एमक्यूएम की एक लीडरशिप अब जा रही है, हम देख रहे हैं इंतखाबात के लिए मेयर के, तो बल्दियाती इदारों के चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के इंतखाबात हैं, क्या आपको यकीन है कि आपके मुंतखब अरकान वोट देने बाहर आएंगे? क्योंकि एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी हम देख भी रहे हैं कि वसीम अख्तर साहब जिस तरह पहुंच चुके हैं केएमसी, लेकिन अभी मजहर साहब भी कह रहे थे कि लोग फोन नहीं उठा रहे, जो मेयर मुंतखब हो गए, जिन्होंने वोट डालने हैं, वो लोग क्या बाहर आएंगे? आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? और क्योंकि अभी तक कंफ्यूजन है कि लंदन से उनको क्या हिदायत दी जाती है कि वोट डालने आए या ना आए, तो आप क्या कहेंगे इस पर नसरीन साहिबा? जी बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है कि बल्दियाती इदारों के कल मेयर और डिप्टी मेयर का जो इंतखाब है उसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इंतखाबात है उसमें आएंगे, हमारे लोग निकलेंगे और हम कराची का मेयर हमारा होगा, मीरपुर खास से मेयर डिप्टी मेयर हमारे होंगे। जी नसरीन जलील साहब साथ रहे, हमने आपसे और बहुत सी बातें करनी है, खासतौर पे जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फारूक सत्तार साहब ने, उस पर हमने तफसील से बात करें। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर भी है, आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का वनडे मैच, वनडे सीरीज शुरू होने जा रही है, तो इस पर भी हम बात कर लें, उसके बाद फिर हम इस मौजू पर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला वनडे मार्का आज होने जा रहा है, तमाम तैयारियां मुकम्मल है, तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान टीम एक रोजा मैचों की सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाएगी। गुज़श्ता रोज एशियन ब्रैडमैन जहीर अब्बास ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओडीआई में भी हमारी टीम नंबर 1 बन सकती है, लेकिन उसके लिए अजहर अली 11 को मिसबा की टेस्ट टीम जैसी मेहनत करना होगी। आज का मैच पाकिस्तान वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। सुपर एक्साइटेड हैं आज के मैच के लिए। मजहर साहब हमारे साथ हैं, और चूंकि हम स्पेकुलेशंस कर ही रहे हैं आज के मामले में, हर मामले में, तो क्रिकेट में क्या होगा? देखिए बेहतर पाकिस्तान की बेहतर परफॉर्मेंस की तवक्को की जानी चाहिए, क्योंकि पहली काफ़ी अरसे बाद जो है वो वाइड गेंद से डे एंड नाइट मैच हो रहा है, और इस लिहाज से मेरा ख्याल है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पहले से, और फिर कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान का थोड़ा सा हाई है। टेस्ट के हवाले से भी फिर आयरलैंड गो के उतनी वैसी टीम नहीं है, और शर्जील खान भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएंगे मेरा ख्याल है जिस तरह वो इंग्लैंड के आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने बड़ी स्टोरी की, क्योंकि जो उनका अंदाज है पुल करने का
वो इंग्लैंड बॉलर्स के अगेंस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बहुत आसान, उनका फुटवर्क उनका फुटवर्क मुझे कमजोर लगता है उस लिहाज से। इट्स अमेजिंग मजहर साहब कि आपको कितनी कमांड है, कितने टॉपिक्स पर, मतलब हम क्रिकेट की बात करें तो आप वो भी लेके आगे चल पड़े। हमें ब्रेक लेनी है, उसके बाद जो सियासी पिच है उस पर जो इस वक्त वो ये कराची में भी वनडे हो रहा है ना, उस पर जो कुछ हो रहा है उस पर भी हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। और आज हम सालगिरह भी मना रहे हैं, और वो किसकी है? सजाद अली की, जिनको मैं क्या क्या कहूँ। ओके, क्लासिकल सिंगर हैं, सेमी क्लासिकल सिंगर हैं, रॉक सिंगर हैं, पॉप सिंगर हैं, फोक सिंगर हैं, और आज उनकी 50वीं सालगिरह वो है साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम। बहुत ही तो पूरा शो जियो पाकिस्तान का फिर हमें इसी पर करना पड़ेगा, लेकिन हम चूंकि जियो पाकिस्तान में आज खास तौर पर कराची की भी बात कर रहे हैं, मेयरशिप की बात कर रहे हैं और एमक्यूएम की, और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो बहुत आम है, उसके बारे में भी हमने बात करनी है। और बिलाखिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अपने ही कायद के बयान से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। इसे -1 फार्मूला कहें या कुछ और, बहरहाल एमक्यूएम के कायद अब पार्टी अमूर नहीं चलाएंगे। ये एमक्यूएम का हतमी फैसला है या पार्टी को फौरी तौर पर बहरान से निकालने के लिए पसपाई इख्तियार की गई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इनके पाकिस्तान मुखालिफ नारों का जवाब खुद इनके पार्टी रहनुमाओं की जानिब से आ गया है। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगे, पाकिस्तान के खिलाफ बात हुई। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि ये एमक्यूएम का हर वर्कर, एमक्यूएम का हर जिम्मेदार, एमक्यूएम का हामी और वोटर इसको डिनाउंस करते हैं, क्योंकि ये एमक्यूएम की पहले दिन से स्टेटेड पॉलिसी नहीं है। फारूक सत्तार ने यह भी कहा कि इनके कायद के साथ ज़हनी मसला है जिसे दूर किया जाना चाहिए। कहां से बार बार ये गलती हो रही है, चाहे उसका रीजन सेहत हो, जहनी कैफियत हो, जहनी दबाव हो, वहां से भी ये बात आ रही है। उज़र बार बार ये आ रहा है कि जहनी दबाव है, जहनी तनाव है, या कैफियत और सेहत है। तो पहले उस मसले को एड्रेस करने की जरूरत है कि अब एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से अब हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से इस बात को दोहराया जाए। यानी आज भी लाताल्लुकी अगर ये बात किसी ने कही है और कल भी कोई ये कहेगा तो उससे लाताल्लुकी, मैंने तो आगे मुस्तकबिल की भी हमने जो है वो पेश। फारूक सत्तार ने खुले लफ्जों में कहा कि जब तक इनके कायद का मसला हल नहीं होता पार्टी पाकिस्तान से चलाई जाएगी। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की सियासत कर रही है, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान में सियासत कर रही है, और इस गलती की बार बार मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ऑपरेट भी पाकिस्तान। एमक्यूएम ने यह तासुर देने से गुरेज किया कि यह कोई -1 फार्मूला है और सियासी सरगर्मियों की इजाजत देने का भी मुतालबा किया। देखिए, अजराए मजाक कहें तो ये +5 फार्मूला है, ठीक है ना? ये जो 4-5 बैठे, ये 5 हो या 15 हो, हमारे 90 को खोला जाए, सील खत्म किया जाए, सियासी जो दफातर हैं एमक्यूएम के उनके सील उनको खत्म किया जाए। अपने कायद से लाताल्लुकी के बाद आज एमक्यूएम का पहला सियासी इम्तिहान है। बल्दियाती इदारों में इसके नुमाइंदे कामयाब होते हैं नहीं, एक बहुत बड़ा ये सवाल है और इस सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश करेंगे। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, ब्यूरो चीफ कराची जियो न्यूज़, उनसे भी बात करेंगे और मजहर साहब भी हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, जिस तरह हमने उनसे पहले भी बात की है। फ़हीम सिद्दीकी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं, आप क्या देख रहे हैं? सब ये कह रहे हैं कंफ्यूजन है, सूरत हाल वाज़े नहीं है, आपको कुछ वाज़े नजर आ रहा है कि एमक्यूएम अब किस तरह चलेगी? देखिए, सूरत हाल मेरी नज़र में तो बहुत वाज़े है, और जिस तरह से जो कुछ हुआ है कल से अब तक जो मैं देख रहा हूँ, दोनों जानिब के बयानात, कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर लंदन से जिस नौयत के बयानात आ रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सूरत हाल इतनी ज़्यादा गैर वाज़े नहीं है। कराची में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो बेसिकली डैमेज कंट्रोल के लिए हुई है। उसके ज़रिए जो है जो एक एमक्यूएम को जो एक नुकसान हुआ था, जो नारेबाजी हुई थी और जो जिस तरह से मीडिया के दफातर पर हमलों की बात हुई थी और एक हमला हुआ भी था, उसको बेसिकली कंट्रोल, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए कराची से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसमें ये बात कह देना कि जनाब अल्ताफ़ हुसैन से जो है हम लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, बयान से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस हद तक बयान की हद तक इसे भी लिया जाए। असल सूरत हाल ये नहीं है, क्योंकि
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक आइन रखती है, और इस आइन में जो है, इसका जो आइन है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का, उसके अगर हम लास्ट चैप्टर पे जाएं तो वो उस चैप्टर का नाम ही अल्ताफ हुसैन है, और उस चैप्टर में ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में अल्ताफ हुसैन को सुप्रीम इख्तियारात हासिल हैं, और वो कोई भी फैसला कर सकते हैं और किसी भी फैसले को रिवर्स कर सकते हैं, वो कोई भी फॉरम बना सकते हैं, वो किसी भी फॉरम को तोड़ सकते हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी अगर कोई फैसला करेगी तो उस फैसले की तौसीक के लिए अल्ताफ हुसैन तक जाना लाजमी है। तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखें, उसके तहत जो है ये कुछ भी नहीं हो सकता जिस तरह की बातें जो है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई हैं, और असल सूरत हाल जो है वो लंदन से ही आई है, जो वासिफ जलील कल कह रहे थे कि मुत्तहदा का तंजीमी स्ट्रक्चर इसी तरह से। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि ये जो कुछ है इसको अगर मैं दो हिस्सों में देखूं तो मुझे नजर आता है कि जो यहाँ की कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बेसिकली जैसे मैंने पहले कहा डैमेज कंट्रोल के लिए थी, और जो लोग जिनको भी इस सारी सूरत हाल के ऊपर एतराज़ात थे, चाहे वो सियासी लीडर थे या जो भी थे, उनको इससे मुतमईन करने की कोशिश की गई। लेकिन ज़ाहिर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का एक बहुत बड़ी तादाद में कारकुन भी हैं, कारकुन जो अल्ताफ हुसैन के नाम पे चलते हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को बर्दाश्त कर लेते। तो जो वहाँ से बयानात आए हैं वो बेसिकली कारकुन को मुतमईन करने के लिए हैं, और ये बात मुत्तहदा के अंदरूनी ज़राए हमें बता रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। फहीम, आपने कारकुनों की बात की है, ऑन द ग्राउंड जो फॉलोअर्स हैं एमक्यूएम के, जो कारकुन है, वो क्या इस वक्त सोच रहे हैं? वो मैंने जैसे पहले कहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो है वो अल्ताफ हुसैन की एक सोच के तहत चलती है, अल्ताफ हुसैन की एक शख्सियत के गिर्द घूमती है पूरी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की सियासत, चाहे वो कारकुनों में हो या वैसे हो। तो कारकुन जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता इतनी जल्दी कि जनाब आप जो अल्ताफ हुसैन से लाताल्लुकी कर दें, ये आसान बात नहीं होगी। तो जो भी सिचुएशन है इसमें कारकुन तक जो है वो एक मैसेज जाना है, वो जा रहा है। कल भी जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था कि अंदरूनी ज़राए में मुत्तहदा के ये बता रहे थे, मुसलसल ये बात बता रहे थे कि जो कुछ भी है वो बिल्कुल उस तरह से नहीं है जिस तरह से पेश किया जा रहा है। कारकुनों तक ये मैसेज जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ डैमेज कंट्रोल के लिए इस तरह की बातें की जा रही हैं। मुत्तहदा का वही स्ट्रक्चर है, अल्ताफ हुसैन उसी तरह से सुप्रीम लीडर है। और फिर एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, एमक्यूएम अब भी उसी तरह से ही चलेगी, वरना एमक्यूएम नहीं रहेगी। मजहर साहब, जो आपने सुना, जो फहीम सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं, क्या अब ऐसे हो सकता है जो कुछ हो चुका है उसके बाद, या आपको लगता है कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब अब भी उसी तरह ही लीड कर रहे हैं, अब भी उसी तरह ही हैं, तो फिर वो राब्ता कमेटी को तहलील कर देंगे, फारूक सत्तार साहब के खिलाफ जो लोग वहाँ मौजूद थे उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है? नहीं, जो तंजीमी हवाले से फ़हीम बात करें वो बिल्कुल ठीक है। अल्ताफ हुसैन कल लंदन से कोई एक ऐलान आ जाए कि डॉक्टर फारूक सत्तार की बुनियादी मेंबरशिप मनसूख की जाती है, मुअत्तल की जाती है, तो वो हो जाएगी उस लिहाज से। लेकिन अंदरूनी तौर पे एमक्यूएम इख्तलाफात का शिकार है, तंजीमी तौर पे एमक्यूएम शदीद इख्तलाफात का शिकार है। और ये जो कल डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पहलू थे, ये वो पहलू थे जिस पे एमक्यूएम के अंदर पिछले 2-2.5 साल से बड़ी डिबेट चल रही है, जिसमें खुद अल्ताफ हुसैन की तकारीर के हवाले से ये मामलात रहे हैं पार्टी के अंदर कि उनकी बात तकारीर जब वो ख़ास तौर पे लाइव बात कर रहे होते हैं तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, माजी में कई तकारीर पिछले 3 सालों में ख़ास तौर पे ऐसी तकारीर रही हैं जिसमें एक ऐसा मौका भी आया था कि अल्ताफ हुसैन लाइव तकरीर कर रहे थे तो माइक बंद कर दिया गया था, वो कर दिया गया था। तो ये प्रॉब्लम्स तंजीमी तौर पे एमक्यूएम में रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में पॉलिटिकल रोमांस जो है वो डोमिनेट करता है। नसरीन जलील साहिबा ने भी हमें अभी दोबारा ज्वाइन किया है। नसरीन जलील साहिबा, क्या अब ये मान लिया जाए कि एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम लंदन और अल्ताफ हुसैन से बाज़ाब्ता तौर पर अलग हो चुकी है? देखिए, समझने की जरूरत है कि एमक्यूएम जो है ये अल्ताफ हुसैन उसके बानी हैं और वो बानी रहेंगे। हम सब जो है एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो अलहदा नहीं है एमक्यूएम लंदन से, लेकिन तय ये हुआ है कि अब जितने फैसले होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, पार्टी के जितने फैसले होंगे वो पाकिस्तान में किए जाएंगे, क्योंकि हमें ग्राउंड रियलिटी से हमें वास्ता पड़ता है, हमें मालूम है कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से करना है। जो कारकुनान है उनसे हम यहाँ पे पाकिस्तान में डील होता है, तो तमाम फैसले पाकिस्तान से किए जाएंगे। तो ये कहना ये दुरुस्त नहीं होगा कि हम लंदन से अलहदा हैं। सिर्फ ये तय हुआ है कि एमक्यूएम एक है
और फैसले तमाम जो है एमक्यूएम के वो कराची पाकिस्तान से होंगे। ये कैसे हो सकेगा? फैसले यहाँ से होंगे लेकिन लीडर जो हैं कायद वही रहेंगे, लंदन में बैठे रहेंगे। तो बहरहाल कायद एमक्यूएम पर आपने ये वाज़ेह किया है कि अब उनके किसी बयान की कोई जिम्मेदारी आप लोग नहीं लेंगे? जी, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात उन पे वाज़ेह हो गई होगी और ये हमने कैटेगोरिकली कहा है कि हम आइंदा ऐसा कोई भी वाक़या जो कि बहुत काबिल मज़म्मत था, जो कुछ जो वायलेंस हुई, जो पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी हुई, वो काबिल मज़म्मत थी और उसको हम ओन नहीं करते और हम इसको यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ऐसा कोई वाक़या नहीं हो। जी नसरीन साहिबा, थैंक यू वेरी मच, आपने हमसे बात की है। और इस वक्त हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हमारे साथ फहीम सदीकी साहब हैं, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं और हम आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। जियो पाकिस्तान, और आपको पता है कि पाकिस्तान टेस्ट नंबर 1 टीम बन गई है दुनिया में और इसका क्रेडिट जो दिया जा रहा है वो राइटली सो मिसबाहुल हक कैप्टन को दिया जा रहा है। पूरी दुनिया से उनको मुबारकबाद के मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, लेकिन उनकी अहलिया का भी एक ट्विटर पे उनको मैसेज गया जो कि बड़ा ही हमें स्वीट लगा। हमने सोचा आपके साथ शेयर करें और उन्होंने उसमें लिखा कि आपने जितनी मेहनत की ये मकाम पाने के लिए, इसकी तारीफ के लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। हाउ स्वीट इज दैट। और इसके जवाब में मिसबाहुल हक ने भी ट्विटर पे ही अपनी बेगम को पैगाम लिखा और कहा कि इस कामयाबी का क्रेडिट मुझसे ज्यादा आपका है, आपकी दुआओं, रोजों और कुर्बानियों से ही ये मकाम मिला है और आपका शुक्रिया। ये बहुत बड़ी बात है। कहते तो यही है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन बीवी अगर खामद की तारीफ कर रही है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वरना बीवियां आमतौर पर तारीफ नहीं करती शौहरों की, जितना मर्जी कामयाब कर भी देती हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वो आपने सुना नहीं, एक बड़ा मशहूर वाक़या है ना, एक बहुत बड़ा जादूगर था, उसने हवा में अपनी बीवी को उड़कर दिखाया कि अब तो ये मानेगी कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। तो बीवी को आके उसने कहा, देखा मैं हवा में कैसे उड़ रहा था? तो बीवी ने कहा कि हाँ टेढ़ा टेढ़ा तुम ही उड़ सकते हो बस, और कोई नहीं, मैं देख रही टेढ़ा उड़ रहा। तो उसमें भी उसने कोई कमी, कोई कजी निकाल ही ली। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है, दोनों को अल्लाह ताला खुश रखे और बड़ी बात है कि थैंक यू वेरी मच साहब। अच्छी भली मैंने मतलब एक औरतों की तारीफ भी की थी, आपने वो भी ले ली। अच्छा, इससे पहले हम बात कर रहे थे, बहुत ही संजीदा मौजू है एमक्यूएम के बारे में और नसरीन जलील साहिबा ने भी हमें कुछ जवाब दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो कंफ्यूजन है वो वहीं के वहीं है। फहीम सिद्दीकी साहब, आपने नसरीन जलील साहिबा के जवाब सुने हैं, सीनियर रहनुमा एमक्यूएम की, कोई आपको सूरत हाल वाज़ेह हुई कि बेहतरीन रास्ता अब क्या है? क्योंकि उस तरह तो नहीं अब काम चल सकता जिस तरह 2 दिन पहले चल रहा कर रहा था। हाँ देखिए, नसीम जलील साहबा की जो बातें हैं वो वही हैं जो कुछ देर पहले मैं दोहरा रहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का तंजीमी स्ट्रक्चर तकरीबन वही रहेगा। एक बात जो अंदरूनी ज़राए हमें एमक्यूएम के हैं वो ये बताते हैं, और ये बात सब कल कही भी गई किसी हद तक कि जनाब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो 90% जो है वो कराची से ही चला करती थी, जो फैसले हुआ करते थे वो यहीं से हुआ करते थे। लंदन में कुछ लोग राब्ता कमेटी के मौजूद हैं, वहाँ ये इन फैसलों को डिस्कस कर लिया जाता था, अल्ताफ हुसैन से उसकी तौसीक करा ली जाती थी। तो ये बात कहना कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब कराची से ही चलेगी, तो भाई पहले भी कराची से ही चला करती थी ज़्यादातर, तो वहाँ से सिर्फ फैसलों की तौसीक़ हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट बात जो है इस सारे सूरत हाल में वो ये है कि इन फ्यूचर क्या होगा। इन फ्यूचर जो होना था उस हवाले से ये तो वाज़ेह है, अब कारकुन तकरीरें नहीं सुन सकेंगे, तकरीरें ज़ाहिर है वो नहीं सुन सकेंगे, ये बात बिल्कुल अब वो हो गई है। इसको लॉक कर दिया गया है कि अल्ताफ हुसैन जब तक इस सूरत हाल से बाहर नहीं निकलते, जिस सूरत हाल की जानिब इशारे किए जा रहे हैं, जिस सूरत हाल को बयान किया जा रहा है कि उनकी ज़हनी हालत सही नहीं है, तनाव की कैफियत में है, उस वक्त तक वो कारकुनों से खिताब नहीं कर सकेंगे। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस सारी सूरत हाल से है। और इससे एक ना मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो रहनुमा जो उनकी स्पीचेस के वक्त मौजूद होते थे वो भी शुक्र का सांस लेंगे, और वो लोग तो मेरा ख्याल है यकीनन शुक्र अदा कर रहे होंगे जो जेल में है या मुल्क से बाहर है कि यकीनन हम जो है उस मौके पर मौजूद नहीं थे, वरना हमारे खिलाफ भी मजीद मुकदमात जो है वो कायम कर दिए जाते। इस सारी सूरत हाल में जो अहम तरीन बात है वो ये है कि इन फ्यूचर जो कुछ होने जा रहा है, इस हवाले से जो हमें ज़राए ये बताते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं ने जब कराची में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे पहले लंदन को सिर्फ इतना पता था कि फारूक सत्तार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कंटेंट क्या होगा ये नहीं पता था। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमलन जो है वो बॉल जो है लंदन की राब्ता कमेटी के कोर्ट में डाल दी गई, उनको इस बात पे पूरे कंटेंट के जरिए
ये मजबूर कर दिया गया कि अब वो आ जाए और साथ हो जाए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी पाकिस्तान के साथ। तो जो सूरत हाल है उसको इसी तरह से देखें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहले की तरह ही मजहर साहब चलेगी। को भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं। मजहर साहब, अब हमने ये भी देखा है कि दफ्तर भी सील हो गए, ऑब्वियसली बहुत से कारकुन जो हैं वो इनकार्सरेटेड हैं, जेल में भी हैं। अब इन सारे फॉलोअर्स को MQM के किस तरह यकीन दिलाई जाएगी कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बैक टू नॉर्मल? देखिए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन MQM की 3 टेयर्स हैं। एक ये है कि MQM की जो लीडरशिप है वो है, फिर MQM का वर्कर है, और तीसरी टेयर है MQM का वोटर। और वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, MQM का वोटर। और MQM का वोटर 87 ऑनवर्ड्स जो है वो सिर्फ एक ही नाम पर वोट देता रहा है, और वो अल्ताफ हुसैन है। और इसमें ये MQM की तमाम लीडरशिप इसको उनको पता है, और आइंदा भी जो वोट पड़ेगा वो अल्ताफ हुसैन के नाम पर ही पड़ेगा वोट। अब अल्ताफ हुसैन की पॉलिटिक्स में जो उतार चढ़ाव आए हैं और आ रहे हैं, ये अल्ताफ हुसैन साहब और MQM की लीडरशिप को खुद सोचना पड़ेगा। जिस तरह अभी फ़हीम भी कह रहे थे कि वो तकारीर में जो उनसे प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे जो MQM को नुकसान हुआ है, ये डैमेज कंट्रोल खुद अल्ताफ हुसैन और MQM को ही करना पड़ेगा, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जहां तक वोट का ताल्लुक है, जहां तक MQM की जो स्ट्रेंथ का ताल्लुक है, वो MQM पूरी ड्रॉ करती है अल्ताफ हुसैन से ही। अब वो उनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, जो एक्यूजेशंस हैं, जो उनके मुखालफीन बात कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जब भी MQM वोट के लिए जाएगी तो वो ये नहीं हो सकता कि वो माइनस अल्ताफ हुसैन वोट मांगे। माइनस अल्ताफ हुसैन वोट नहीं पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका मजहर अब्बास साहब, फ़हीम सिद्दीकी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। काफी सूरत हाल अब बाज़े नजर आ रही है कि -1 तो नहीं है, लेकिन उस तरह नहीं अब चलेगा जिस तरह 2 दिन पहले सब चल रहा था। तो हम ब्रेक ले रहे हैं, और हेडलाइंस की ब्रेक है, लेकिन हम जाते जाते कुछ सजाद को एक दफा फिर मेरा ख्याल है ट्रिब्यूट दे दिया जाए। आज वो अपनी 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, और जरा उनका ये खूबसूरत और अभी शामिल कर लेते हैं इस घंटे की टॉप स्टोरीज। कराची के मेयर के इंतखाब के लिए इलेक्शन शुरू, वसीम अख्तर को वोट देने मुत्तहिदा के कौन कौन से लोग आएंगे, बड़ा सवाल है। लंदन से मुतनाज़े तकारीर के पाकिस्तान में मनफी असरात का सिलसिला अब शायद बंद हो जाए। इतना एक्साइटेड हूं मैं कि मेरे लिए ये सीरीज भी ऐसे बन गई जैसे पाक इंडिया सीरीज हो। इंग्लैंड तक ही रहने देते हैं मेरा ख्याल है फिलहाल, क्योंकि नंबर 1 हम हो चुके हैं, हमने देखा है अब टेस्ट में, तो उसके बाद मेरा दिल कह रहा है कि हम जल्दी से वनडे में भी नंबर बेसिकली यानी हम पूरी दुनिया से लड़े फिर आए कि जी हम ही राज कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे शुरू में कराची के मेयर के इलेक्शन के बारे में। हमारे साथ हैं सुलेमान सादत खान, उनसे हम बात करते हैं। सुलेमान, बड़ा सवाल सबके ज़हनों में यही है कि कौन कौन वोट डालने आया है? जी उसामा, बिल्कुल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वाज़ेह अक्सरियत है कराची का मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब करने के लिए, और MQM की जानिब से नामजद मेयर हैं वसीम अख्तर, जिन्हें 9 बजे के लगभग पुलिस के हिसार में यहाँ लाया गया KMC ओल्ड बिल्डिंग में, जहाँ वोटिंग का अमल जो है वो इस वक्त जारी है, और 60 से ज़ायद वोट जो हैं वो पड़ चुके हैं। और नामजद मेयर के लिए MQM की जानिब से अरशद बोरा हैं। 308 का ये ऐवान है जो कि जो शहर में जितने भी अब फैसले होंगे वो यहाँ से होंगे, और यही 308 लोग हैं जो कि अपना वोट कास्ट करेंगे। और इसमें अगर हम बात करते जाएं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, तो 214 वोट के साथ जो है वो सादा अक्सरियत है, क्योंकि 151 वोट जिस जमात के पास भी होते हैं उसके पास सादा अक्सरियत होती, तो 60 वोट जो है वो ज़्यादा हैं MQM के पास। और हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो मुंतखब चेयरमैन हैं और जो मखसूस नशिस्तों पर नामजद लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर अब मुख्तलिफ यूँ हो गई है कि जो ज़िला ईस्ट है और वेस्ट है, वहाँ पर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के चेयरमैन थे और जो मुंतखब नुमाइंदे थे मखसूस नशिस्तों पर, उनके जो वोटिंग कार्ड हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होते हैं, वो जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मरकज़ 90 सील हुआ तो उनके वो कार्ड्स भी वहीं रह गए हैं। और अब से कुछ देर कबल यहाँ रिटर्निंग अफसर समी सिद्दीकी पहुंचे। जब उनसे हमने पूछा कि क्या सूरत हाल होगी, क्या इन्हें वोट कास्ट करने की इजाज़त होगी, तो उनका ये कहना था कि शनाख्ती कार्ड पर वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने कोई एतराज़ दाखिल किया तो फिर उनको
उनको वोट कास्ट नहीं करने दिया जाएगा और उनका वोट को साइड पर रख दिया जाएगा। और अब से कुछ देर कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जब यहाँ पर पहुंचा और उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना है कि वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उन अफराद को वोट दाखिल करने की इजाजत नहीं देंगे जिनके पास इलेक्शन, यानी कुछ मसाइल हमें नजर आ रहे हैं आज के दिन भी। बहुत शुक्रिया सलमान सादिक खान आपका। लेकिन बड़ी खबर यही है कि MQM के जो लोग मुंतखब हुए हैं बल्दियाती इलेक्शंस में वो आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि यकीनन वसीम अख्तर साहब को वोट डाल रहे होंगे। जो ही नतीजा आएगा आपको जियो न्यूज पर मिल जाएगा, तो जियो न्यूज देखते रहिएगा। अभी हम बात करेंगे एक और अहम खबर की। वजीर आजम हमें फिर एक्टिव नजर आ रहे हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर सूबों में अमल दरामद पर गौर के लिए आला सतह का इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है। वजीर आजम नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। हिकमत अमली और एक्शंस तेज करने के अमूर पर गौर होगा। इजलास में नैब पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सूबों से मुतल्लिका अमूर और बाज़ रुकावटों के बारे में भी बात होगी और इस सिलसिले में अहम फैसले मुतवक्के हैं। ज़राए का कहना है कि इजलास में मुशीर सलामती नासिर जंजुआ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के बारे में तफसीली ब्रीफिंग देंगे। इजलास में वफाकी वज़रा और मुशीरों के अलावा आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ, DGISI, DGIB, DGMO शरीक होंगे। इजलास में फाटा रिफॉर्म्स की सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट भी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। तो अहम इजलास है, आज भी कल भी हुआ है, आज भी इजलास है। इसके बाद जो बात सामने आएगी, जो फैसले सामने आएंगे, उन पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, अब टोटली चेंज ऑफ टॉपिक और उसामा के बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आपको पता है ना कि जब मर्द जाते हैं शॉपिंग करने तो उनको बार्गेनिंग या सस्ता कराना कोई चीज़ कत्तन नहीं आता, और वो हमने प्रूफ करके देख लिया है। और उसामा अपने लिए कुछ खरीदने गए और फिर क्या हुआ, प्लीज़ देखें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मुहिम पे निकला हूँ उसकी वजह है जियो पाकिस्तान की टीम। हमें अचानक से एक इंटरव्यू के लिए जाना था, कुछ आउटडोर शूट्स के लिए जाना था, और मुझे बताया गया कि ये जो शर्ट मैंने पहन रखी है इसमें मैं ये काम नहीं कर सकता। लिहाजा अब हल ये सोचा गया, क्योंकि मैं घर जाके वापस नहीं आ सकता था, इतना हमारे पास टाइम नहीं था, तो रास्ते में जाते हुए हम एक मार्केट में रुके हैं और यहाँ आके अब मुझे शर्ट खरीदनी है। और मेरे लिए काम आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि मैं जब भी कोई चीज़ लेकर आता हूँ तो मेरी वालिदा और बेगम दोनों उससे सस्ती चीज़ ला चुकी होती हैं, और वो बताती हैं कितने की लाए, इतने की, ओह हम तो इतने की ले चुके हैं ये शर्ट या ये कोई भी सामान। तो मैं इसलिए फिर अब चीज़ें नहीं लाता। मेरा जो कॉन्फिडेंस है, एतमाद है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब मजबूरी है, इसलिए मैं आया हूँ। वरना मेरी शॉपिंग अब मेरी बीवी करती है और पहले मेरी वालदा कर लिया करती। मैं अपने लिए बहुत कम चीज़ें खरीदता था। ये एक शॉप मुझे अच्छी लग रही है, इस शॉप में देख लेते हैं कोई मेरे साइज की शर्ट है नहीं। अस्सलाम वालेकुम। 15.5। मुझे ज़्यादा शॉपिंग का पता नहीं है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो कोशिश करने लगा हूँ। कलर्स तो काफ़ी हैं। काश आप मुझे इस बारे में बता भी सकते, मुझे कौन सा कलर सूट करता है, तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो जाता। हम कैमरे में सिर्फ देख ना सकते, वहाँ से आवाज़ें भी आ रही होती। काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और चूज़ करना भी मुश्किल हो गया। मेरा ख्याल है ये बेहतर रहेगा, ग्रे कलर। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये कलर अच्छा है, यही कलर ले लेते हैं, सेफ रहेंगे हम। भाई इसकी क्या प्राइस है? ये भाई 750। देखते हैं कि मेरी टीम का कोई मेंबर इससे सस्ती शर्ट ना लेकर और फिर मुझे तंग ना करे, मुझे छुड़ाने की कोशिश ना करे। तो चलते हैं। क्या आपने कितने कम करवाए? 50 रुपए। उसामा 50 तो वैसे ही बख्शीश दे देते हैं, मतलब ये क्या आपने किया? अच्छा, मैं समझ रहा था कि फिर भी मैंने कम करवाए हैं। अब एक चीज 750 की शख्स कह रहा, मैंने कहा चलो 700 ठीक है, मैं 500 बोलूंगा तो नाराज ही ना हो जाए। जब मैं ऑफिस आया तो मुझे भैया मैं तो मैक्सिमम 300 दूंगी, बस बाहर निकाल देते कि आप दुकान से निकल जाए, फिर तो निकल जाए थोड़ी देर के लिए। मतलब इतना सीरियसली अपनी इज्जत को ना लिया करे। इट्स ओके, विल कॉल यू बैक। बस वही हुआ, मैं अब दोबारा फिर कम ही जाऊंगा। आई थिंक सो, मेरा ख्याल यही होगा। या तो ब्याज कर दिया कि नहीं आप लोग, या प्राइस ही उतनी रखे जितने में आपने बेच देना। अच्छा, उदास ना हो, अपने फेवरेट टॉपिक पे वापस आ जाए। हमने और भी बहुत सी खबरें शामिल करनी है, वक्त हमारे पास कम होता जाता है। वज़ारत दाखिला ने एक बार फिर बरतानवी हुकूमत से अल्ताफ हुसैन के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने पीर को रात गए बरतानवी आला हुकाम से राब्ते किए और कायद MQM की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर और हुजूम को हंगामा आराई पर उकसाने के वाक़े के हवाले से तबादला ख्याल किया। चौधरी निसार ने कहा कि हुकूमत बरतानिया ऐसे संगीन जुर्म में मुलव्वस शख्स को कानून के दायरे में लाने के लिए मुआविनत करे। ये पहला मौका नहीं है कि वज़ारत दाखिला इस हवाले से मुतहरिक हुई हो। चौधरी निसार इससे पहले भी ये बात करते रहे हैं। हम ये मामला थ्रू अ लीगल डॉक्यूमेंट हम ये हुकूमत बरतानिया से आइंदा चंद रोज़ में, इससे पहले हम एक रेफरेंस भेज चुके हैं उनकी तकारीर का, जिसमें उन्होंने धमकियां दी, कत्ल की और दूसरी धमकियां,
अभी कुछ अर्से पहले हमने भेजा था, मगर वो लोग ही में भेजा, उसमें तहकीकात हो रही है। मगर अब ये एक लीगल ओपन पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा और आइंदा चंद दिनों में इस पे काम शुरू हो गया है और आइंदा चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला इसकी जो भी हदूद हरबा होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। मगर इसकी बरतानिया में एमक्यूएम कायद की तकरीर के खिलाफ मुजाहरे भी हुए और बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी वकला की तंजीम ने इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे को खत भी लिखा। पाकिस्तान में थेरेसा मे को खत भी लिख चुके हैं ये वकला और पाकिस्तान में अभी इस हवाले से आवाजें भी उठी हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट को बरतानिया को कहना चाहिए कि आपका कानून है इंसाइटमेंट टू वायलेंस, कैसे आपका शहरी यहाँ बार बार इस मुल्क में और 20 सालों से टारगेट किलिंग भी करवा रहा है, लोगों को मरवा रहा है, तो क्यों नहीं एक्शन लेते? मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अब टाइम आ गया एक्शन लेने का, क्योंकि जो इन्होंने कल हरकत की है इसके बाद एक्शन नहीं लेंगे, कब एक्शन लेंगे? मुत्तहिदा के कायद के खिलाफ ये सब कुछ पहले भी होता रहा है। बरतानवी हुकाम को शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं, लेकिन अब तक बरतानिया ने पाकिस्तान के मुतालबात पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। लंदन से हमें ज्वाइन किया जियो न्यूज़ के नुमाइंदा मुर्तजा अली शाह हमारे साथ है। मुर्तजा, क्या इतलात है कि बरतानवी हुकूमत एक्शन लेने का इरादा एक्चुअली रखती हो? यहाँ पर स्कॉटलैंड यार्ड के एक ऑफिशियल ने जियो न्यूज़ को ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत करते हुए उनका ये कहना था कि इस बारे में बहुत जल्द फैसला किया जाएगा। बहुत ज़्यादा बरतानिया के ऊपर प्रेशर पड़ा है, बरतानिया को बहुत ज़्यादा इस दफ़ा पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी उन पर दबाव है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने जो इनिशियल जो एविडेंस है वो बरतानिया के साथ शेयर किया, जिसमें बहुत सारे ऑडियो और वीडियो क्लिप्स हैं जिनमें अल्ताफ़ हुसैन की स्पीच बरतानवी हुकाम को उनके हवाले की है और ये इस्टेब्लिश किया गया है। पाकिस्तान ने जो कोशिश की है इस्टेब्लिश करने की कि बरतानवी जो अथॉरिटीज़ हैं, क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है, पुलिस है और जो हुकूमत है, उनको ये कन्विंस किया जाए कि जो इंसाइटमेंट टू वायलेंस का कानून है वो टूट चुका है ऑलरेडी। अल्ताफ़ हुसैन ने उसको तोड़ा है, जिसमें उन्होंने क्लियरली के लिए कहा। पहले भी बहुत सी शिकायत दर्ज करवाई हैं, उन पर क्या कार्रवाई हुई? जब लेटेस्ट अल्ताफ़ हुसैन की जो तनाज़ा शुरू हुआ उनकी स्पीच के बाद, जब मैंने यहाँ पे जो चीफ पुलिस कांस्टेबल हैं जो SO15 या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में होते हैं, उनका ये कहना था, उन्होंने आज ये पहली बार कहा है कि वो सिर्फ एक स्पीच नहीं है जो शाहजेब खानजादा शो वाली, बल्कि उसके अलावा दीगर भी उन्होंने एग्जैक्टली नंबर तो स्पेसिफाई नहीं किया, लेकिन ख्याल किया जाता कि तकरीबन 3 से 4 ऐसी दीगर स्पीचेस हैं जिनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेट जो उनको हेट स्पीच के कवानीन के तहत, इंसाइटमेंट के कवानीन के तहत जिनके ऊपर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब देखते हैं कि वाज़ेह तौर पर एक्शन क्या लिया जाता है और कब लिया जाता है, वो भी हम देखेंगे। बिल्कुल, और जियो न्यूज़ पे आपको इसके हवाले से सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हम क्रिकेट की बहुत तारीफें कर रहे हैं आज, लेकिन एक और जो तारीफ के काबिल है हमारी सिंगर मेरे सरात आप पर आ रहे हैं, मैं भी गलतियां मेरे से बोला नहीं जा रहा, आज कुछ हो रहा है। एनीवे जी, क्यूबी का नया गाना है, कुरतुल ऐन बलोच का एक नया गाना है, वो रिलीज हुआ है, लेकिन उसकी खास बात यह है कि उनका बॉलीवुड डेब्यू है। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म है पिंकी आने वाली है और उसमें उन्होंने ये गाना गाया कारी कारी। पिंकी की अच्छा फॉरगेट अबाउट, मैंने क्या थ्रीसा मेरे को पकड़ा था? नहीं आप चले छोड़ दें। I corrected you. Okay, रात गई बात गई। पिंक नॉट पिंकी, अभी आई नहीं है मूवी से, डोंट वरी। पिंक के बाद जरा ऑरेंज की बात कर लेते हैं। अब कलर्स की बात हो रही है तो पिंक से ऑरेंज मौजूद संजीदा होता है और आप मुझे हंसा देती हैं। सॉरी, गो अहेड। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा, इस पर काम रोक दिया गया है। पंजाब हुकूमत का कड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है। ज्यादा ताखीर हुई तो अखराजात बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत का तरक्काती मंसूबों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल करने का रिकॉर्ड भी मुतासर हो सकता है और किसी न किसी पहलू से इसके सियासी असरात भी होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए लाहौर ऑरेंज लाइन के लिए 11 तारीखी इमारतों के करीब 200 फीट तक तामीरात रोक दी हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस शाहिद करीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने सिविल सोसाइटी की तरफ से मंसूबे
मंसूबे के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के बाद तामीराती काम के लिए पंजाब हुकूमत के तमाम इजाजतनामे मनसूख करते हुए करार दिया कि बादिन नजर में तमाम NOCs किसी मजाज अथॉरिटी की इजाजत और गाइडलाइन के बगैर जारी किए गए, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। लेकिन अदालत ने माहौलियाती आलूदगी में इजाफे के जवाज के तहत ऑरेंज लाइन का पूरा मनसूबा रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। डायरेक्टर जनरल आसार कदीमा को हिदायत की कि मारूफ माहिरीन तामीरात और यूनेस्को की सिफारिशात की रोशनी में तारीखी इमारतों को महफूज बनाकर मनसूबा मुकम्मल करने के लिए नई रिपोर्ट तैयार की जाए। ऑरेंज ट्रेन मनसूबे का 40% काम मुकम्मल हो चुका है, लिहाजा इस मरहले पर डिजाइन में तब्दीली या मुतबादिल ढूंढने की खातिर माहिरीन तामीरात से मुशावरत नागुज़ीर है ताकि गैर जरूरी इल्तवा और इखराजात से बचा जा सके। पंजाब हुकूमत का इसरार है कि मनसूबा वसी तर कौमी मफाद में है और ये मुस्तकबिल के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए एक टेस्ट केस है, जिसकी तकमील से आगे चलकर बड़े मनसूबों के बारे में तरजीहात तय होंगी। इस सूरत हाल में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के जरिए आम लोगों को बाइज्जत सवारी देना चाहते हैं, लिहाजा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी। मुखालिफ वकला जो तंजीमें हैं उनके वकला और सियासी पार्टियाँ ये वो नहीं चाहते कि आम आदमी को एक बावकार, बाइज्जत और रिलायबल सफ़र की सहूलतें मुहैया की जाएँ और लिहाजा उन्होंने अदालत आजिया का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत का फैसला सर आंखों पर और इंशाअल्लाह हम सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा रहे हैं। खादिम आला पंजाब का यह भी कहना था कि मंसूबे पर तनकीद करने वाले दरोग गोई से काम ले रहे हैं। जिन लोगों ने करप्शन की इन्हें कोई नहीं पूछता। मुल्क का पैसा लूटने वालों के गले में जब तक तौक नहीं डाला जाता शफाफियत नहीं आएगी। वज़ीर आला ने फ्लाई ओवर को 8 माह की बजाय 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की है। यह भी याद रखना जरूरी है कि इस वक्त फ्लाईओवर पर 1 अरब 40 करोड़ रुपए लागत आ रही है। ट्रेन की तफसील में जाएं तो लाहौर के शहरियों के लिए यह मंसूबा सस्ते, तेज रफ्तार और आरामदेह सफर का बायस होगा। ऑरेंज लाइन ट्रेन अली टाउन ठोकर नाजबेग से शुरू होकर केनाल व्यू, वादत रोड, बंद रोड, समनाबाद, चौबुर्जी तक जमीन के ऊपर चलेगी, जबकि GPO चौक से जेर जमीन लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, शालामार बाग, महमूद बूटी, सलाम पार्क पहुंचेगी। ट्रेन का आखिरी स्टेशन डेरा गुजना होगा। ट्रेन ये तमाम सफर तय करने के लिए हर आध घंटे बाद रवाना की जाएगी। 27.1 किलोमीटर फासला 40 मिनट में तय होगा। ट्रेन के तकरीबन 27 डब्बे होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 24 घंटे में 2.25 लाख लोग चीनी अवाम के इस तोहफे में सफर कर सकेंगे। दिलचस्प बात यह भी है कि इसका किराया भी मेट्रो बस के करीब तरीन होगा। तरीन शराइत पर ये मंसूबा, ये गिफ्ट, ये तोहफा दिया गया है। 20 साल की पेमेंट्स हैं और 7 साल ग्रेस पीरियड है। 6 महीने धरनों ने इस मंसूबे का धरन तख्ता कर दिया। बस ये एक हम सब के लिए सबक है कि अगर ये 6 महीने ज़ाया ना होते तो ये 6 महीने पहले सिविल वर्क्स आसमानों से बातें कर रहा होता। वैसे बड़ा ही अच्छा होगा जब ये ट्रेन बन जाएगी। मतलब अभी जितनी भी तनकीद की जा रही है उसके बाद तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन सारी स्टोरी में जो मैंने चीज़ नोटिस की है वो वज़ीर आला पंजाब की जो स्टाइल है, ओहो, जो उनकी वो टोपी है, जो कैप पहनी हुई थी, उसामा ऐसे क्यों देखने आए? मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं, लेकिन कोई स्टाइलिश पॉलिटिशियन का मुझसे कोई पूछे, वज़ीर आला पंजाब फॉर श्योर। कमाल है। वैसे मैं इस बात की आपको दाद देता हूँ कि आप कोई भी जियो पाकिस्तान का हमारा जो प्रोग्राम है ना 2 घंटे का, वो आप बोर नहीं होने देती। कोई ना कोई पहलू इस तरह का आप ले आती हैं, तो जिंदगी बोर नहीं होनी चाहिए। बाकी चीजें तो होती रहती हैं, लेकिन थोड़े से स्पर्ट्स ऑफ फन आज तारीफ जाने का मौका नहीं मिला मुझे, तो मैं आपके लिए वरना तारीफ जाता इस बात। थैंक यू वेरी मच। लेकिन चूंकि आपने मुझे ताना मार ही दिया तो हम जरा सीरियस बात पे आ जाते हैं। और ये ऑरेंज लाइन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के चेयरमैन हैं और लाहौर के नामजद मेयर भी हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा अहमद हसन साहब। ऑरेंज लाइन मंसूबे पर अब तक कितने फीसद काम हो चुका है और अब तक कितना खर्चा हुआ है उस पर, ये जरा हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जो हमारी ऑरेंज मेट्रो ट्रेन है उस पर तकरीबन उसके सिविल वर्क्स में से 45% तक काम जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और आप अगर हम उसे US डॉलर्स में कहें तो तकरीबन 450 मिलियन US हम इस पे खर्च कर। अहमद हसन साहब, आप कुछ जगहों पर तो काम रुक गया है अदालत के हुक्म के बाद, तो इसके क्या असरात हो रहे हैं अब? ये बगैर कहे ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी काम चलता हुआ रोका जाए किसी भी जगह से तो उसमें कॉस्ट बढ़ जाती है। एग्जैक्ट अमाउंट कितना है
क्या उसमें उसकी ये कितनी उसकी वैल्यू होगी, कितना ज़्यादा ये प्रोजेक्ट महंगा हो जाएगा, ये तो हमें पता उस वक्त चलेगा जब हमारा एग्जैक्टली हम इसको रीस्टार्ट करेंगे उन जगहों से, उन पॉइंट्स से जिन पॉइंट्स पे इस वक्त काम रोका गया। हसन साहब ये भी बताएगा कि पंजाब हुकूमत कब तक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी? हम रिस्पेक्ट करते हैं अपनी पाकिस्तान की जुडिशरी को, हमारा पूरा फेथ है पाकिस्तान की जुडिशरी पे, बट हमारा ये राइट भी है कि हम अगर महसूस करें देयर इज़ सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो उसको हायर फोरम पे उसको चैलेंज करना चाहिए। तो हमने यही रास्ता इख्तियार किया है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंशाअल्लाह इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी और इन नियर फ्यूचर। खालिद साहब, आपने पहले क्यों नहीं ख्याल किया? अब जो ये फैसला आया है इसकी ज़रूरत ही ना पड़ती, आप पहले एहतियात करते, इन तारीखी इमारतों के करीब से क्यों गुजारी आपने ये ट्रेन? देखिए, जब भी रूट बनता है वो एक सर्वे के बाद और स्टडीज़ के बाद रूट एक फ़ाइनल किया जाता है। इसी तरह इस पर भी पूरी स्टडी हुई, एक इंटरनेशनल बॉडी ने स्टडी की और उन्होंने इस रूट को फ़ाइनल किया। और ये रूट फाइनल आज नहीं हुआ, ये 2006 से ऑनवर्ड्स यही स्टडी थी और इसी के ऊपर, इसी रूट के ऊपर काम हो रहा था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो राइडरशिप है आपकी, और जितनी राइडरशिप होती है उसी राइडरशिप की बुनियाद पे रूट को फाइनल किया जाता है और बनाया जाता है। और यहाँ पे भी यही वजह है कि ये आपका पूरा नॉर्दर्न लाहौर जो है उसके सामने से ये रूट गुजरता है और पूरा नॉर्दर्न लाहौर इससे मुस्तफ़ीद होगा। और इसी में आपके हेरिटेज के मॉन्यूमेंट्स भी हैं। लेकिन ये मैं फिर एक दफ़ा इसमें बावर करवा देना चाहता हूँ और वाज़े कर देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ये डायरेक्टली इस हमारे प्रोजेक्ट से डायरेक्ट कोई डैमेज नहीं हो रहा, कोई भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट। ये पॉइंट ऑफ व्यू डिफ़र कर सकता है, उसमें ये ज़रूर राय आ सकती है कि उसमें व्हाट इज़ द परसेंटेज और किस तरह उस पर इफ़ेक्ट हो सकता है। बट एज आई स्पीक हमारा जो पूरा इसमें प्लानिंग है उसमें हमने पूरा कोशिश पूरी की है कि हम इंश्योर करें कि कोई भी हमारा जो हेरिटेज का मॉन्यूमेंट है वो इससे डैमेज ना, उससे उसे नुकसान। नामजद मेयर लाहौर ख्वाजा अहमद हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब आप जाते हैं तो फैसला क्या आता है। बिल्कुल। एक और कहानी कहूँगी, ज़रा थोड़ी सी माइंड बॉगलिंग है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि हॉलीवुड में जो एक्ट्रेसेस हैं वो कितना कमा रही हैं, कितना ज़्यादा कमा रही हैं, मतलब इट इज़ अनबिलीवेबल। स्टार्ट करती हूँ मैं जेनिफर लॉरेंस से, और इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन अदाकारा हैं जिन्होंने 2016 में 4 करोड़ 60 लाख डॉलर कमाए। मतलब मुझे ये जीरोस जो है ना कुछ समझ नहीं आ रहे कि कितना इन्होंने कमाया। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक 2015 के मुकाबले में जेनिफर लॉरेंस की आमदनी में 11.5% की कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद वो नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है। और ये सारे पैसे उन्होंने फिल्म जो थी उनकी हंगर गेम्स, उनकी आमदनी है उससे कमाया। सबसे बड़ा जरिया ये था जेनिफर लॉरेंस का। अभी वो यंग है। दूसरे नंबर पर मेलिसा मैकार्थी। अच्छा, चलो मैंने उलट कर दिया। इन्होंने रवां साल 3 करोड़ 30 लाख डॉलर कमाए हैं। अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करना चाहें तो करोड़ को अरब कर दे, सीधा 106 रुपए का तकरीबन डॉलर है, तो बस 3 करोड़। और इन्होंने 3 करोड़ से ज्यादा डॉलर कमाए हैं। इन्हें सबसे ज्यादा पैसा फिल्म रीबूट ऑफ घोस्टबस्टर इसके लिए मिला है। जी बिल्कुल। और तीसरा नंबर है जी टेलर स्विफ्ट का। हालांकि वो एक्ट्रेस नहीं है, वैसे वो सिंगर हैं, और इनके हिस्से में सोचें जरा 2 करोड़ 50 लाख डॉलर आए हैं। और ये भी मतलब ठीक ठाक किस्म का कमा रही है। जेनिफर एनिस्टन अभी तक बहुत ज्यादा कमा रही है, वो 4थे नंबर पे हैं। और फैन रिंग बिंग 1 करोड़ 17 लाख डॉलर समेत 5वें नंबर पर है। 6ठे नंबर पर हैं जी चार्लिस थेरॉन। उन्होंने 1 करोड़ 65 लाख डॉलर कमाए हैं। 7वें नंबर पर आए हैं एमी एडम्स और उन्होंने 1 करोड़ 35 लाख डॉलर कमाए हैं। 8वां नंबर किसका है? जूलिया रॉबर्ट्स। सोचिए वो 8वें पे चलेंगी, एक जमाने में वो नंबर 1 होती थी। और इनके हाथ आए हैं जी 1 करोड़ 20 लाख डॉलर, सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख डॉलर के साथ। मीला कुनिस जो है वो 9वें नंबर पे है। और फोर्ब्स की इस फहरिस्त में दीपिका पादुकोण का नाम भी शामिल है, वो भी बहुत ज्यादा कमाती हैं। और 10वें नंबर पे आने वाली कौन सी हैं अदाकारा? बॉलीवुड अदाकारा हैं और रवां साल 1 करोड़ डॉलर कमाए हैं। 1 करोड़ डॉलर? आप हैरान है ना? चुप सी लग गई है। देख लें
लेकिन प्रियंका इनसे ज्यादा पीछे नहीं होंगी। Just because you like her better than Deepika, तो आपने वो हॉलीवुड में भी काम कर रही हैं, गाने भी गा रही हैं, क्योंकि वो भी वो एक उनकी वो सीरीज भी तो बकायदा डॉलर्स में लेती है ना। अच्छा, ये बहुत ज्यादा करोड़ टाइप हो गए, मैं बैठ के जीरोस काउंट करती हूँ इधर, और एक छोटी सी ब्रेक लगा भाई ना मेरा, समझ नहीं रहे हो तुम बात को है, तो वाकिफ नहीं हो, जुड़ा जानता हूँ, चाकू है मेरे पास है। पहले तलाशी लो इसकी। तलाशी क्या मतलब है कि घर आए हुए मेहमानों के साथ यही सलूक किया जाता है क्या है? क्या देख लो कौन में तुम यही रहते हो क्या? अच्छा, क्या यही पैदा हुए थे? अच्छा, क्या निकाल रहा हो तुम? क्या रहा हो? चाकू निकाल रहा हूं। चाकू निकाल लो। ये चाकू है? हाँ, तो और क्या है ये? कमाल। क्या कहें हम इनके बारे में, हम इनको भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और आज ही बरसी है जमशेद अंसारी साहब की। दिल चाह रहा था कि बस उनकी जो वीडियोस हैं, क्लिप्स हैं पुराने, वो कुछ देखते ही हम चले जाएं। आज उनकी 11वीं बरसी है और उनका कुछ ऐसा वर्सेटाइल किस्म का स्टाइल था, आई वुड से, कि जो वो रोल करते थे बिल्कुल वैसे ही हो जाते थे। और खास तौर पे मुख्तलिफ कैरेक्टर्स में जो उन्होंने तकिया कलाम अपनाया, जिस तरह अभी हमने दिखाया चक्कू है मेरे पास, इसके अलावा जोर किस पे हुआ और कतई नहीं, और ये उनके बड़े मशहूर हुए। जमशेद अंसारी जो है वो 31 दिसंबर 1942 को भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के शहर सहारनपुर में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने करियर का आगाज ड्रामा सहारनपुर में जी गलत कह दिया मैंने, और उन्होंने अपने करियर का आगाज ड्रामा झरोके से किया जी। और जमशेद अंसारी साहब ने दर्जनों टीवी ड्रामों में काम किया। इनके मशहूर ड्रामों में घोड़ा घास खाता है और किरण कहानी, अंकल उर्फी शामिल है। ये कहाँ से आया? मैं तो पूछती हूँ, ये हलवा तुम्हारे पास कहाँ से आया? मगर आप कहते हैं कोई काम है? चोरी कब से शुरू कर दी? चोरी? हलवा आपको कम से कम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम्हें हलवों की प्लेट का हाथ जरूर साफ करना चाहिए। मगर मैं तो जी वो तो मैं कह देती हूँ कि आइंदा अगर तुमने मेरी किसी चीज को बगैर इजाजत हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। लोग भला अंधेर है कि नहीं, मैंने इसलिए हलवा बनवाया कि मेरे जोड़ों के दर्द को फायदा होगा और तुम यहाँ बैठ मजे से सफा भी कर जाए। नहीं मगर मैं अरे बच्चा नहीं हूँ जो यूँ हलवों मानो पर नियत बैठे तुम्हारी। नहीं, मेरा मतलब है आपको गलतफहमी हुई होगी। मैं तो हलवे की प्लेट सामने तुम सामने बरजस्ता अदाकारी। इसके अलावा अनकही, तन्हाइयां, जेर जबर पेश, शोशा वगैरह इनके मशहूर ड्रामों में शामिल हैं। कौन भूल सकता है इन सब ड्रामों को? और मानते ही नहीं, कहते हैं फौरन तशवीश करो। क्या करो? तफ्तीश करो। हाँ जी हाँ, वैसे बड़े अफसोस की बात है इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ बैठे हुए जलेबियां खा रहे हैं और हमें वहां बंद कर रखा है। कमाल करते हैं। उधर बैठो, गुफ्तगू बिल्कुल कम। जालिम। नहीं, मेरा मतलब था बाखिदमत शरीफ जनाब इंस्पेक्टर साहब, दस्तूर जबाबंदी है कैसा तेरे थाने में। जबरदस्त इनकी कॉमिक टाइमिंग थी और मतलब हमेशा एक सिचुएशन में वो फंसे होते थे। सर में रसोली की वजह से कराची में 24 अगस्त 2005 में वफात पाई। कमाल है, एक तो अपने खाम में पकड़ रखा है, ना तो कुछ पूछते हैं ना कुछ, ऐसे ही बैठा रखा है। इसको उधर बैठाओ और उस पर कड़ी निगाह रखो। जी सर। ठीक है। बयान लिखवाएं जल्दी से। कौन बयान लिखवाए? मैं बयान लिखवाऊं? मैं क्यों बयान लिखवाऊं जी? तो कौन लिखाएगा बयान? या आप घड़ी घड़ी बयान क्या कर रहे हैं? है क्या बयान? 2 लफ्जों की कहानी है और सच पूछिए इंस्पेक्टर साहब, सारी खता इसी लड़की की है। अच्छा, बोलो। अरे मैं क्या बोलूं? ये बोली पिकनिक पर जाना है, मैं बोला पिकनिक पर चलते हैं। ये बोली गाड़ी लेकर आना। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, हमने शुरू में बात की आज जियो पाकिस्तान में कराची के मेयर के इलेक्शंस के बारे में और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस के बारे में, लेकिन सिंध में और जगहों पर भी इलेक्शंस हो रहे हैं। चेयरमैन के इलेक्शंस हैं, मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाबात हो रहे हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार जामिद चांदनी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। और आप इलेक्शन की जो ट्रांसमिशन जियो न्यूज़ पर आप देखते रहे हैं, उनमें भी आप इनको देखते रहे होंगे। जामिद चांदनी साहब, बहुत शुक्रिया आज आप आए हैं। सबसे पहला सवाल जो हुमा करना चाह रही थी वो मैं नहीं करूंगा। बड़ा सिंपल सवाल है क्योंकि इतनी कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ कराची में है, तो बाकी जो सिंध है उसमें तो इट्स श्योर शॉट थिंग कि पीपीपी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, रूल करेगी, और क्या हो सकता है? देखिए, मतलब कराची का भी वही हाल है और बाकी सिंध का भी वही हाल है कि डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट होता है उसमें कंपटीशन की ब्यूटी होती है कि एक फेयर कंपटीशन की फिजा में। लेकिन अब सिंध की जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इस तरह से हैं कि कराची में 1998 के बाद सेंसस हुए नहीं है, तो जो आबादी बढ़ी है उस एतबार से हल्का बंदियाँ नहीं हुई, तो यहाँ भी वही सूरत हाल है कि जो मुतला कोई मूवमेंट का वहाँ जी उनके पास है।
सिंध के बाकी अजला में आज जो नताज आ रहे हैं तो 14 अजला में तो अनअपोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि क्या स्पिरिट होगा कंपटीशन का, क्या रह गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बदीन जिला है कि जहाँ थोड़ी बहुत उनके फैक्टर की वजह से थोड़ी बहुत सूरत हाल रहेगी मुकाबले की, लेकिन नजर ये आ रहा है कि वहाँ भी पीपीपी ने मैनेज कर लिया है पूरी तरह से। सांगढ़ में भी एक हद तक आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत मतलब बज़ाहिर एक मुकाबले की सूरत हाल बनेगी, और इसी तरह कुछ और अजला में। उसका एक सबब और भी है, मैं समझता हूँ कि वो बड़ा सीरियस है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमने डेमोक्रेसी को समझ लिया है नंबर गेम, और डेमोक्रेसी को हमने समझ लिया है कि एक तरफ या तो बहुत ही एंटागोनिज्म होगा या फिर ऐसी मफाहमत होगी कि मुखालफत रहेगी नहीं। तो ये जो सिंध की सियासत या लड़ाई है या इतनी सुलह है, एग्जैक्टली ऐसी सुलह है। ये जो आपने कहा कि बाकी अजला में क्या हो रहा है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 के इंतखाबात से लेकर एक खास किस्म का जो मॉडल अपना मैक्रो और माइक्रो दोनों सतहों पर इंट्रोड्यूस करवाया। मफाहमत का मतलब है कि ना आपके नजरियात देखे जाएंगे, ना आपका माजी देखेंगे, आप खानदान चाहिए। हाँ, तो वो करते क्या है, उन्होंने किया क्या है, उन्होंने उसामा एक तरह से सिंध के तमाम अजला की कराची को छोड़कर एक तरह से पॉलिटिकल मैपिंग कर ली है कि खानदान कौन कौन से हैं जो मैटर करते हैं, और ये चल गया है कि भाई आपको जो चाहिए हमारे यहाँ से आके ले लें, तो जो और हमारे साथ शामिल नहीं होंगे तो एग्जैक्टली तो 14 अजला में अनअपोज एक डेमोक्रेसी के अंदर 14 अजला में सिंध जैसा वाइब्रेंट पॉलिटिकल सूबा जहां डेमोक्रेसी की और मुकाबले की और स्ट्रगल की बड़ी पुरानी तारीख हो। सिंध के हवाले से ही पूछूंगी क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं वो कराची को जानते हैं या बड़े शहरों को जानते हैं, हैदराबाद चले जाएंगे, कराची चले जाएंगे। क्या सूरत हाल है बाकी इंटीरियर सिंध की, खासतौर पे फ्रॉम कचरा पॉइंट ऑफ व्यू, पानी पॉइंट ऑफ व्यू, जो प्रॉब्लम्स हमें कराची में है वो बाकी सिंध में भी है? हुमा ना सिर्फ ये कि सिंध में भी हैं बल्कि कहूँगा कराची में बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन इसकी सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर है। अगर आप जाएंगी दादू और सांगड़ और रिफ्रेशिंग बात की है आपने, कहाँ बेहतर है? वहाँ तो बदतरीन सिचुएशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप बेहतर क्यों कह रहे हैं? आप अगर कराची में कह रहा हूँ कि यहाँ मसाइल बेशुमार हैं, उसके बावजूद अगर आप कंपेयर करेंगे जो टंडू मोहम्मद खान से और सांगड़ से और मीरपुर खास से और दादू से और इन इलाकों से, तो वहाँ तो देखिए उसका रीजन ये है कि वो जो मैंने पहले बात की कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि उसका सब्सटेंस ये है कि वो गवर्नेंस को बेहतर बनाने की शक्ल में डिलीवर करेगी। ये तो एक ओलिगार्की है, एक तरह से अशराफिया की हुकूमत का निज़ाम है कि अशराफिया की हुकूमत, अशराफिया के लिए हुकूमत, अशराफिया की जानिब से हुकूमत। अच्छा सर, सिंध में जो भी इंडिकेटर होते हैं गवर्नेंस के, आप देखें कि बड़े से बड़े इंडिकेटर्स ले लें, आप तालीम का शोबा ले लें, सेहत का, सड़कों का, पीने के साफ पानी का, जो आपने कहा सफाई और तो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की तो अहमियत है इस लिहाज से कि जो सर्विस सेक्टर है लोकल गवर्नमेंट का मतलब है कि उसको इम्प्रूव किया जाए, लेकिन हमारे यहाँ वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अच्छा, पावर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट पे भी हम आपसे बात करें, लेकिन थोड़ी देर बाद अभी हम कुछ दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को। जो हमारा वादा होता है आपसे कि रोज हम कोई खाने पीने की बात करेंगे, कोई आपको एक नया रेसिपी देंगे, और आज की रेसिपी है चॉकलेट स्टफ्ड फ्रेंच टोस्ट। वाओ! डबल रोटी के 2 पीसेस लें, इन पर चॉकलेट स्प्रेड लगा दें, केले के कतले काट कर टोस्ट पर फैला दें और सैंडविच बना लें। फेंटे हुए अंडे में अच्छी तरह भिगो दें, थोड़े से तेल में दोनों साइडों से तल लें। अरे वाह! अगर ये इंस्टेंट बन सकते ना तो अभी हम बना के ना हम खा रहे होते। तो ब्रेक ले लेते हैं और बस फिर सोचते हैं कि कब खाएं। एक अहम इजलास जिसकी हमने आपको कुछ देर पहले भी अपडेट दी थी, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास जारी है इस्लामाबाद में, और इजलास में नैब पर अमल दरामद का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। इजलास में कराची अमन अमान की सूरत हाल पर भी गौर हो रहा है जो बहुत अहम है। 1-2 दिन से सारा फोकस इस पर नजर आ रहा है, और इजलास में मुशीर सलामती नासिर जंजुआ, मुशीर खारजा सरताज अजीज भी शरीक हैं, और इसके अलावा विफाकी वज़रा, वज़ीर खजाना इसाक डार और दीगर अहम शख्सियात मौजूद हैं। DGISI भी हैं, DGMI भी हैं, DGI भी मौजूद हैं, DGMO भी इस इजलास में शरीक हैं, और इजलास जारी, इसके बारे में जो खबरें आती रहेंगी हम आपको इस बारे में बताते रहेंगे।
और अब हम किससे बात कर रहे हैं? इस पर ही, इससे जुड़ी नेशनल एक्शन प्लान से ही जुड़ी एक और खबर हमारे पास है। ऑपरेशन राह निजात के बाद जनूबी वजीरिस्तान में सेहत की गैर मामूली सहूलतें फराहम कर दी गई हैं। जंग से मुतासरा इलाके में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल कायम है। इस बारे में हमें बता रहे हैं सईदुल्लाह मरवत। ऑपरेशन राह निजात से पहले जनूबी वजीरिस्तान की वो तमाम तर तहसीलें दहशतगर्दी से शदीद मुतासर हुई थी। ये एक तहसील सर्वे कई है जहाँ पे इलाका मोले खान सराय है। अगर ये कहा जाए कि ऑपरेशन राह निजात से पहले यहाँ पे किसी भी किस्म की सेहत की सहूलियात का तस्वुर भी मौजूद नहीं था, मगर ऑपरेशन राह निजात के नतीजे में अमन कायम होने के बाद अब यहाँ पे एक स्टेट ऑफ आर्ट एक हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है। अस्पताल की मनाजिर देखिए जहाँ पे मरीजों के लिए तमाम सेहत की सहूलियात मौजूद हैं। ऑपरेशन थिएटर से लेकर इमरजेंसी वार्ड तक तमाम तर सहूलियात, मेडिकल वार्ड, गायनी और दीगर वार्ड्स भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, जहाँ माहिर डॉक्टर हर वक्त मौजूद रहते हैं। ऑपरेशन राह निजात से पहले की सूरत हाल और आज की सूरत हाल एक ख्वाब सा मालूम होती है। किसी का कहना कि जंगें सिर्फ तबाही और बर्बादी नहीं लाती, बल्कि जंगें जो हैं वो तब्दीलियों का भी पेश खैमा हो सकती हैं। जनूबी वजीरिस्तान के इन इलाकों में अब ऐसा ही महसूस होता है कि जो जंग यहाँ पे लड़ी गई उसके नतीजे में जो बहाली हुई है वो एक ख्वाब सा महसूस होती है। लोगों की सहूलियात, वो सहूलियात जो कि शहरों में मुयस्सर हो सकती हैं, वो इस कबायली इलाकों में भी लोगों को मुयस्सर आ रही है। जामी चांडियो साहब हमारे साथ हैं और हम कराची में मेयर इलेक्शंस की बात कर रहे हैं जो आज हो रहे हैं। अच्छा, इनके पास कोई पावर्स एक्चुअली होती हैं? अगर हम सिंध के मेयर्स की बात कर रहे हैं, डू दे हैव एक्चुअल पावर्स जो डिलीवर भी करते हैं? देखिए, पावर्स तो मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि पावर्स नहीं है। आईनी तौर पर लोकल गवर्नमेंट सूबाई हुकूमतों के मातहत हैं, तो जाहिर है उस दायरे के अंदर उनके पावर्स हैं। सवाल ये है हुमा कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट का जो मकसद है, जो उसका सब्सटेंस है, उसको समझा नहीं गया। ये जमहूरियत का और वफाकी निज़ाम की समझने की बुनियाद होती है, और इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो सर्विस सेक्टर है, जहाँ कोई तनाज़ा नहीं होते, कोई मुतनाज़ा मामला नहीं होते, पीने के साफ पानी पे क्या तनाज़ा होगा कि सबको मिलना चाहिए, निकासी आब होना चाहिए, इस पे क्या तनाज़ा होगा, डिस्पेंसरीज होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स हैं और तमाम चीज़ें। तो हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि पावर्स का इशू नहीं है इतना, डेफिसिट आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर पावर्स का नहीं है, पॉलिटिकल विल का है, पॉलिटिकल कल्चर का है। और बदकिस्मत ये है कि जो सुबह सिंध के अंदर बात की कि देखें पिछले, अब चले मुशर्रफ साहब का पूरा दौर ले लें, 2008 के बाद ले लें, मुत्तहिदा और पीपीपी ये दो जमातें रही हैं पावर में, तो कराची का ये अशर आपके सामने है, बाकी सिंध आपके सामने है। तो जरूरत इस बात की है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को सिर्फ अपना इंस्ट्रूमेंट समझना अपनी पॉलिटिक्स का, इसके बजाय उसको शहरियों की सहूलतकारी का एक निज़ाम समझा जाए। और जब तक डेमोक्रेसी के अंदर कोई निज़ाम डिलीवर नहीं करता, आम जिंदगी जो आम आदमी की है उसमें कोई फर्क नहीं लाता, तब तक उसका क्या मतलब होगा? तो यही मतलब होगा कि अब देखें आप कि वही भांजे भतीजे, वही खानदान के लोग तमाम सिंध के अंदर जो है वो वही सूरत हाल है। सही, तो फिर जमहूरियत कैसे पनपेगी? तो इसका मतलब ये हो कि एक रेस्पॉन्सिव सियासी कल्चर बनाना पड़ेगा, उसके बगैर इस निज़ाम का कोई फायदा नहीं होगा। बल्दियाती निज़ाम की हम बात कर रहे हैं तो एक दिलचस्प खबर हम आपको बता दें कि KMC में आज की बिल्डिंग में, कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग में इलेक्शंस हो रहे हैं, वोट्स हो रहे हैं, और उसके मुताबिक वहाँ जो घड़ी लगी हुई आप देख रहे हैं, टावर, वॉच टावर आप इसको कह लें, या क्लॉक जो है, क्लॉक टावर, उसमें टाइम खत्म हो चुका है इलेक्शन का या वोटिंग का, और बस 20 मिनट रह गए। तो जल्दी जल्दी पहुंचे आप, क्योंकि उसके मुताबिक तो टाइम खत्म होने वाला, 20 मिनट रह गए। तो अगर किसी ने वोट डालना है वसीम अख्तर साहब को या अरशद वोरा साहब को, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके चांसेस ज्यादा है बनने के मेयर और डिप्टी मेयर, तो 20 मिनट रह गए हैं। KMC का टावर आपको यही कह रहा है, तो ये पता नहीं अब नए मेयर के बनने के बाद ठीक होगा या नहीं, तो पहुंचे इससे पहले कि ये और आगे निकल जाए। आपको क्या लगता है कि लोग आखिरी 20 मिनट का इंतजार कर रहे थे? जिन्होंने पहुंचना था वो पहुंच गए और वो कर गए। मेरा ख्याल है या तो ये इंतजार में है कि कम लोग आए हैं तो इसलिए जल्दी से इसने टाइम आगे कर दिया। तो वैसे आपको बता दें कि 10:51 हुए हैं, लेकिन वहां तकरीबन 5 बजने वाले हैं। अच्छा जी, एक और आपको हम ये भी खबर दे दें, ये कल ही आई है खबर, और ये जी एक दिन पहले तक MQM के दिफा में नजर आने वाले जो वाहिद पार्टी रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत ने मुत्तहिदा और सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और डॉक्टर आमिर लियाकत का कहना है कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में बहुत कोशिशें की कि मामला बेहतर हो जाएं, मगर ऐसा नहीं हुआ। फिर पार्टी छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आया। मैं कल से बहुत परेशान था, मैं हिरासत में था, तब भी मैं बहुत परेशान था।
मैं अपने मुल्क के लिए, अपने अपने पाकिस्तान के लिए जिंदगी भर करता चला आया हूँ और करूंगा, और मरूंगा भी तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी होके ही मरूंगा इंशाल्लाह। एक गुज़िश्ता कुछ महीनों में बहुत कोशिश की मैं, और अभी भी इस वक्त मेरी आंखों में बहुत आंसू हैं, मैं बहुत काबू पाके आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि ये हो यही ना हो, किसी तरह बातचीत हो जाए, गुफ्तगू हो, टेबल टॉक हो, मुकालमा हो, लेकिन नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा कि मैं गद्दार हो गया हूँ। मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं चेतन नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आमिर लियाकत का ने कहा कि अल्ताफ हुसैन के बगैर MQM कुछ नहीं, फारूक सत्तार कुछ भी कर ले कुछ भी नहीं होगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ MQM अल्ताफ हुसैन के बगैर कुछ नहीं है, कुछ भी कर लें फारूक सत्तार साहब कुछ नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो गया था किसी तरह, आपका दिल नहीं चाहता कि इस शहर में झगड़े कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये आपका दिल नहीं चाहता। मैं यही करने गया था कि जहाँ जहाँ मसले हम बैठ के बातचीत हल हो जाए। मैंने अपनी तन्हाई को कल बड़ा महसूस किया ना शाहजेब, मैं तन्हा था, मेरा कोई साथ उस वक्त नहीं दे रहा था, मैं अकेला डिफेंड कर रहा था और मैंने वो सारी बातें की जो आज इस बयान में लिखी हैं, यही मैं कर रहा था, यही सारी बातें। आमिर लियाकत साहब के उनका सियासी सफर यहीं पर खत्म होता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ही खत्म हो रहा है। जियो पाकिस्तान का जामी चांडी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत कुछ हमें आज जानने को मिला है सिंध के बारे में। और आज हम जाते जाते ये भी बता दें कि हम सालगिरह मना रहे हैं सजाद अली की, 50वीं सालगिरह है। बहुत ही नामवर सिंगर हैं, हमारे बड़े फेवरेट हैं और आज ही के दिन पैदा हुए थे। उनके कुछ खूबसूरत गीतों के साथ आपको खुदाफिज करते हैं और कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। बाय।